हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने किया था जनरल रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर। आज हम करने वाले हैं स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर। अच्छा, बुक से ही पेज क्लिक करके सो स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर में आज हम करेंगे ऑब्लिगेशंस ऑफ बैंकर एंड राइट्स ऑफ बैंकर। ऑब्लिगेशंस ऑफ बैंकर का क्या मतलब है कि क्या क्या जिम्मेदारियां बैंकर की बनती हैं, और राइट्स ऑफ बैंकर का मतलब है क्या क्या उसके अधिकार हैं, यानी कि ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गया। तो लेट्स सी ऑब्लिगेशंस ऑफ बैंकर फर्स्ट। ऑब्लिगेशंस में पहली ऑब्लिगेशन है ऑब्लिगेशन टू ऑनर कस्टमर्स चेक। कस्टमर जब भी चेक लगा रहा है, अगर उसके चेक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने सही से डेट लिखी है, उसने सही से साइन किए हैं और सारी डिटेल्स प्रॉपर हैं, तो बैंकर की जिम्मेदारी बनती है कि उस चेक को वो ऑनर करे, यानी कि उस चेक के अगेंस्ट वो पेमेंट कर दे। इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं। पहली, बैंकर शुड रीपे द बोरोड फंड, यानी कि देखो आपको पहले भी बताया था कि जब हम बैंक अकाउंट में पैसा जमा कराते हैं तो वो क्रेडिट होता है हमारे अकाउंट में। जब पैसा जमा होता है तो क्रेडिट होता है, जब पैसा विड्रॉ होता है तो डेबिट होता है। यानी कि वो एक तरीके से उधार है, वो एक तरीके से बोरोड फंड है जो कि वापस देना पड़ता है बैंकर को। सो पहला पॉइंट कहता है बैंकर शुड रीपे बोरोड फंड whenever the customer demands it in return at the branch where it holds current account। जहाँ पे भी पर्सन का अकाउंट है, अगर उस ब्रांच पे कस्टमर डिमांड करता है अपने पैसे की, तो उसे वो पे करना ही पड़ेगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, कस्टमर्स क्रेडिट शुड नॉट बी डैमेज्ड by the banker by dishonoring the check except for the reasonable grounds। बिना बात के बैंकर कभी भी कस्टमर का चेक को डिसऑनर नहीं कर सकता। वो कब डिसऑनर करेगा? जब उसके पास कोई रीजनेबल ग्राउंड्स होंगे, यानी कि उसके पास कोई कारण अवेलेबल होगा कि वो चेक को क्यों डिसऑनर कर रहा है। तो बिना बात के वो चेक को डिसऑनर नहीं कर सकता, पे करना पड़ेगा। और सेकेंडली, जब भी कस्टमर डिमांड कर रहा है तो बोरोड फंड्स को बैंक को रिटर्न करना पड़ेगा। अब उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं? सफिशेंट फंड होना चाहिए। जब हम चेक काट रहे हैं, सपोजिंग मैंने 10,000 रुपये का चेक काटा, तो 10,000 रुपये मेरे अकाउंट में फ्रीली अवेलेबल होने चाहिए, जिनको विड्रॉ करके बैंक उस चेक को ऑनर कर दे। तो फर्स्ट थिंग इज़ वो अवेलेबल बैलेंस होना चाहिए। सेकेंड, करेक्टनेस ऑफ चेक। चेक सही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं SBI का चेक काट रही हूँ और PNB का अकाउंट नंबर लिख रही हूँ, तो वो तो गलत चेक हो गया। तो दूसरी मेन क्या है? करेक्ट होना चाहिए। एक और एग्जांपल ले सकते हैं इसमें, उसमें जो डेट मेंशन्ड है वो ठीक होनी चाहिए, कोई ऐसी डेट नहीं होनी चाहिए जो इररिलेवेंट है। और एग्जांपल लेना हो तो उसमें सिग्नेचर्स जो हैं वो मैच होने चाहिए, सिग्नेचर्स का मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जब सारा चेक आपने ठीक से भरा है, ठीक से काटा है, तभी बैंक उसको पे करेगा। नेक्स्ट, प्रॉपर ड्राइंग ऑफ द चेक। चेक ठीक से ड्रॉ होना चाहिए, प्रॉपरली ड्रॉन होना चाहिए। उसमें जो भी एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, उसमें जो भी पर्टिकुलर्स मांगे जा रहे हैं वो सारे के सारे पर्टिकुलर्स ठीक से भरे जाने चाहिए। उसके बाद प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ द फंड्स। जो फंड्स हैं वो एप्लीकेबल होने चाहिए उसी काम के लिए जिसके लिए उस चेक को भरा गया है। प्रॉपर प्रेजेंटेशन, वो प्रॉपरली प्रेजेंटेड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जब हम बैंक में जाते हैं तो हमें एक पर्ची भरनी पड़ती है, एक रिसीट भरनी पड़ती है, उसके साथ हम अपना चेक लगाते हैं और पर्टिकुलर्स को मैच करता है बैंक, और उसके बाद उसको प्रोसीड करता है। तो जो प्रॉपर प्रेजेंटेशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए। नेक्स्ट, रीज़नेबल टाइम फॉर कलेक्शन। चेक का एक पर्टिकुलर टाइम होता है
जिसमें वो लगाया जा सकता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसको जमा कराना एक बाइंडिंग होती है। बहुत ज़्यादा स्टेल साल पुराना मैं अगर चेक बैंक को दूंगी और कहूँगी कि पे करो, तो वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल बार। एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल बार का मतलब है अ बैंक इज relieved from its statutory duty of honoring his customers' check if there is a legal bar, like गार्निशी ऑर्डर उसके अगेंस्ट है या कोई कोर्ट का ऑर्डर उसके अगेंस्ट है, कोई लीगल बार यानी लीगल कोई पाबंदी लगाई गई है कि इस चेक को पे नहीं करना, तो उसके अकॉर्डिंग ही उस ऑर्डर को उसको कंप्लाई विद करना पड़ेगा। आई होप इतना आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज़ गार्निशी ऑर्डर। यहाँ पे भी हमने अभी 1 मिनट पहले गार्निशी ऑर्डर की बात करी है। अब मैं यहाँ पे इसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। बेटा, कई बार बैंक को कोर्ट से ऑर्डर्स मिलते हैं कि आप इस पर्सन के अकाउंट की पेमेंट से कोई भी पेमेंट नहीं निकालेंगे, या इस पर्सन का ड्रॉ किया हुआ कोई भी चेक आपने ऑनर नहीं करना है। ऐसी सिचुएशन को कहते हैं गार्निशी ऑर्डर। देखो, बुक ने भी बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कोर्ट अड्रेस्ड द बैंकर इंस्ट्रक्टिंग टू स्टॉप और टू withhold payment of money belonging to the specified person who has account with the bank। ये बैंकर है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। and who has committed a default in satisfying the claim of creditor। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझो। एक पर्सन है ए, जिसने मिस्टर एक्स के भी पैसे देने हैं, मिस्टर वाई के भी पैसे देने हैं, मिस्टर जेड के भी पैसे देने हैं। सपोजिंग मिस्टर एक्स जो हैं वो कोर्ट में चले जाते हैं कि मिस्टर ए जो है वो डिफ़ॉल्ट कर रहा है और वो जानबूझ के मेरे पैसे नहीं दे रहा। अब जैसे ही ए ने देखा कि कोई कानूनी कार्रवाई उसके अगेंस्ट शुरू हो रही है, तो ए ने एक चेक काटा बी के नाम पे, जो कि उसकी वाइफ है या उसका बेटा है या उसका कोई रिलेटिव है, और उसने सारा पैसा सोचा कि मैं इसके नाम पे ट्रांसफ़र कर देता हूँ, क्योंकि एक्स तो मेरे अगेंस्ट कार्रवाई करेगा, उनके अगेंस्ट तो एक्स कर नहीं सकता कुछ भी। तो ऐसे में एक्स जो है वो कोर्ट से ऑर्डर्स ला सकता है कि ए के अकाउंट में जितने भी पैसे हैं उनमें से कुछ भी पैसा विड्रॉ ना किया जाए, या उसके इशू किए हुए चेक्स को ऑनर ना किया जाए, ताकि वो क्रेडिटर्स के बेनिफिट के लिए काम हो सके। अब आप इसको पढ़िए, यू विल गेट द आइडिया। जिस क्रेडिटर ने, जैसे कि अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में एक्स का एग्जांपल लिया, उसको जजमेंट क्रेडिटर कहते हैं, और जैसे हमने ए का एग्जांपल लिया उसको गार्निशी कहते हैं। आई होप कॉन्सेप्ट बिकेम वेरी क्लियर इन योर माइंड। नेक्स्ट वी आर नाउ डिस्कसिंग कि कौन कौन से रीज़न्स हो सकते हैं जिनके लिए, या कौन कौन से केसेस हो सकते हैं जहाँ पे गार्निशी ऑर्डर एप्लीकेबल होता है। नंबर 1, डेट इज़ नॉट एक्चुअली ड्यू टू द कस्टमर। एक मिनट, आई स्किप्ड समथिंग। पहले हम करेंगे कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल होगा। नंबर 1, ऑर्डर निशी, एंड सेकेंड ऑर्डर एब्सोल्यूट। और ऑर्डर निशी वही ऑर्डर है जो गार्निशी के लिए इशू होता है। इट इज़ द ऑर्डर इशूड बाय द कम्पिटेंट अथॉरिटी। जो भी बैंक है या जो भी कम्पिटेंट अथॉरिटी है जो कि इस ऑर्डर को इशू कर रही हैं, इट इज़ ऑर्डर इशूड बाय द कम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ अड्रेस्ड टू अ बैंकर नॉट टू मेक एनी पेमेंट फ्रॉम द अकाउंट अंटिल फर्दर ऑर्डर्स आर इशूड। कि और ऑर्डर्स इशू होने तक कोई भी पेमेंट इस अकाउंट से ना की जाए। ऐसे ऑर्डर को कहते हैं ऑर्डर निशी। सेकेंड है ऑर्डर एब्सोल्यूट। इसमें क्या होता है, ये वो ऑर्डर है जिसमें कोर्ट स्पेसिफाई करता है कि कितने अमाउंट तक की रिस्ट्रिक्शन लगाई है। जैसे सपोजिंग कि ए के अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं और एक्स ने ए से 2 लाख रुपए लेने हैं, तो कोर्ट हो सकता है कि 2 लाख रुपए तक का बैन लगा दे। तो 2 लाख तो इसमें से विड्रॉ नहीं हो सकते, लेकिन उसके अलावा जो 3 लाख रुपए हैं
वो विड्रॉ किए जा सकते हैं। तो ऐसे केस को में ऑर्डर एब्सोल्यूट वर्क कर रहा है, ऑर्डर निशी वर्क नहीं कर रहा है। तो दो तरह के ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर एब्सोल्यूट एंड ऑर्डर निशी। अब हम उन केसेस को करेंगे जहाँ पे ये ऑर्डर्स एप्लीकेबल ही नहीं हैं, जैसे डेट इज़ नॉट एक्चुअली ड्यू टू द कस्टमर। ए से एक्स ने पैसे लेने हैं, वाई ने लेने हैं और जेड ने लेने हैं, लेकिन बी के अकाउंट पे अगर ये ऑर्डर्स इशू कर दिए गए हैं तो बी का तो एक्स से कोई लेना देना नहीं है, तो ये ऑर्डर निशी एप्लीकेबल नहीं होगा, फर्स्ट केस। सेकेंड, अकाउंट इज़ इन जॉइंट नेम ऑफ द कस्टमर। अब जैसे ए और बी के नाम पे जॉइंट अकाउंट है जिसमें दोनों के पास इक्वल राइट्स हैं विड्रॉल के। अगर इक्वल राइट्स हैं तो अगर एक्स, वाई या जेड कोई भी एक जना ऑर्डर ले आता है गार्निशी के, तो ए के तो पैसे वो रोक सकते हैं, वो बी के तो पैसे नहीं रोक सकते। तो जॉइंट अकाउंट के केस में अगेन दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल। थर्ड, बैंकर इज एंटाइटल टू सेट ऑफ द बैलेंस्ड अगेंस्ट debt due to its form the judgment debtor। देखो जजमेंट डेटर आ गया बेटा, जजमेंट क्रेडिटर हमने लास्ट उसमें किया था। अब कोई जजमेंट डेटर है जिसकी पेमेंट ड्यू है, तो बैंकर के पास राइट है कि वो पहले जजमेंट डेटर को पेमेंट कर दे और उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट है उससे गार्निशी अप्लाई करे या गार्निशी को मानने से मना कर दे। नेक्स्ट, मनी in the account is held by the customer as a trustee। for example, ए के अकाउंट में 2 लाख रुपए पड़े हैं और उसी बैंक का 4 लाख रुपए का लोन ए ने लिया हुआ है, सिक्योर्ड लोन। अब बैंक जो है वो उस अमाउंट को रिजर्व कर सकता है कि ये तो ऑलरेडी सिक्योर्ड है, ये तो ऑलरेडी पेएबल है अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डेट, तो वो उस केस में भी गार्निशी ऑर्डर को मानने से मना कर सकता है। या अगर कोई माइनर बच्चे हैं, सपोजिंग के, एस एंड पी, 3 माइनर बच्चे हैं जिनके अगेंस्ट एक ट्रस्ट बना हुआ है, जो कि ऑर्फन चाइल्ड हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं और ट्रस्ट में पैसा रखा गया है, तो ऑब्वियस सी बात है देन ऑल्सो ट्रस्ट की अथॉरिटीज़ के अकॉर्डिंग ये पेमेंट करने से बैंक मना कर सकता है। नेम ऑफ द कस्टमर गार्निशी ऑर्डर में गलत लिखा हुआ आया है, तो नाम ही गलत हो गया तो ऑर्डर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। अकाउंट इज़ ओवरड्रॉन, जैसे ए का अकाउंट है वो पहले ही ओवरड्राफ्ट ऑफ 1 लाख में चल रहा है, तो ओवरड्राफ्ट को तो वो सिक्योर कैसे करेगा, तो इसलिए अगेन गार्निशी ऑर्डर विल नॉट बी एप्लीकेबल। आई होप all the cases are very clear। next topic is attachment of bank account to the account of income tax act। आप सभी जानते हैं अगर हमारा टैक्स पेएबल होता है तो इनकम टैक्स अकाउंट भी हमारे अकाउंट्स को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी हमारे अकाउंट को फ्रीज करा सकता है इन द सेम फैशन ऑफ गार्निशी। सो आई होप कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, रीड इट रियली वेल, ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी आपको डाउट्स आएँ आप वो मुझसे पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं। ओके बेटा।